क्या आप जानते हैं कि कश्मीर का जो पूरा क्षेत्र है वो कभी पानी के नीचे हुआ करता था और इसीलिए उसे सतीसर कहते थे। आज हम ऐसी ही चीजें आपके लिए निकाल कर लाए हैं। मसलन एक ऐसा गांव जिसका नाम ही ओम है और ओम की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ उसका पूरा इतिहास है। ये मेरे पीछे झेलम या वितस्ता नदी का स्रोत माना जाता है, लेकिन फिर भी यह कुंड इतना शांत क्यों नजर आता है? आपको कहीं से भी जल की धारा फूटते हुए क्यों नहीं नजर आती है? क्यों यह धारा जब आगे निकलती है तो एक ऐसी नदी का रूप ले लेती है मानो पहाड़ों से उतर रही हो? इसके पीछे कोई पौराणिक कहानी है या फिर कोई ऐसा वर्तमान इतिहास जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं बेहतर जानते थे विज्ञान के बारे में? सृष्टि निर्माण की ध्वनि, ब्रह्मांड की ध्वनि, वो ध्वनि जो शाश्वत है, उस ओम का कश्मीर के एक गांव से क्या संबंध है? गांव का नाम क्या है? गांव का नाम ओमू है। कुछ लोग कहते हैं कि ओम था पुराने टाइम। हो सकता है, वो भी होता है। वैसे तो हम बोलते हैं इसको ओमू ही। हाँ, वैसे ओमो बोलते हैं। ओम शब्द से, क्योंकि वहां जपते थे लोग ओम ओम ओम, क्योंकि ओमकार ही एक ऐसा हिंदुओं में नाम है जिसके अंदर सब कुछ समेटा जा रहा है। यही एक आवाज है, जिसको कुछ नहीं आता उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के नाम से जपते रहेंगे, सारी इसी में समाता। तो इसीलिए इस एरिया का, इस जगह का नाम ओमू के नाम से रखा गया। अनंतनाग का ओम गांव समय के साथ ओमो हो गया, लेकिन वो प्रमाण संरक्षित रहे जो पीढ़ियों को प्राचीन कहानियां सुनाएंगे। ये माना जाता है कि अमरनाथ यात्रा से पहले पहले जहाँ वहाँ से आते थे वो अमरनाथ यात्रा यहाँ रुकते थी, तो फिर यहाँ से जाते थे आगे यात्रा के लिए, फिर वहाँ से वापस आकर फिर यहाँ रुकते थे रात को, फिर चला जाते थे वापस। झेलम के एक नहीं बल्कि दो स्रोत का क्या है पौराणिक रहस्य? क्यों चंद किलोमीटर के दायरे में झेलम की दो धाराएं घेरे हुए हैं इस गांव? ये तो झेलम का स्टार्ट है। झेलम यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे और नदी नाले मिलते हैं, फिर तो झेलम रिवर बड़ा बनता है जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा रिवर है। इसका जो कंस्ट्रक्शन इसको जहांगीर ने बनवाया 1620 में, 1620 में और कंप्लीट किया उसके बेटे शाहजहां ने 1627 में। 7 साल में इसका काम पूरा। इसके नीचे जो कुछ पाइप्स जैसे दिख रहे हैं ये बहुत पुराने वाले हैं या? पुराने। अंदर से अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है इसलिए कि इसका डुप्लीकेट, क्योंकि यहाँ 54 फीट डीप है, इसलिए पता नहीं चलता पानी का फ्लो जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। फिर उन्होंने अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है गार्डन तक, गार्डन में दूसरा आर्टिफिशियली स्प्रिंग बनाया है, बादामी शेप में, वहां पर शोक करता है कैसे पानी निकलता है, क्योंकि वहां जो पानी निकलता है वो 3-4 फीट की गहराई से निकलता है, वो उबलता हुआ दिखा है, पानी ठंडा ही है। कश्मीर के समूचे क्षेत्र के जलमग्न होने की कहानी कितनी सही है और कैसे आज भी उस दौर के प्रमाण कुछ 100,000 नहीं बल्कि लाखों जलप्रपात के रूप में मौजूद हैं। क्षेत्र में बहुत सारे चश्मे हैं पानी के पूरे इलाके में और नाम भी सबके जुड़े हैं। जिस एरिया में आप आए हो इसको सिटी ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। जैसे जम्मू में हम जाते हैं उसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। जिस एरिया में आप रुके हो इसको कहते हैं सिटी ऑफ स्प्रिंग्स। यहाँ आपको बहुत से चश्मे मिलेंगे और भी आपको यहाँ पर और एक वेतस्ता का चश्मा मिलेगा और हमारे और एक डूरू साइड में 2-4 चश्मे, और ऊपर से भी हम जाएंगे कपरन एरिया, रूरल एरिया, वहाँ भी हम आपको चश्मे मिलेंगे। और खासकर जो आप वेतस्ता का एक यहाँ से एक इंटरनल पानी का बावाड़ जाता है वहाँ पर वेतस्ता, जहाँ पर कश्मीरी पंडित अभी भी हर साल यहाँ पर पूजा करते हैं। सदियों में जिस जगह का शासन और स्वरूप कई बार बदला, वहाँ मुगल बादशाह जहांगीर ने झेलम के स्रोत पर एक ऐसा निर्माण कराया जो आज भी एक अद्भुत पहेली है। इसके
नीचे जो कुछ पाइप्स जैसे दिख रहे हैं, ये बहुत पुराने वाले हैं या पुराने अंदर से अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है इसलिए कि इसका डुप्लीकेट, क्योंकि यहाँ 54 फीट डीप है, इसलिए पता नहीं चलता पानी का फ्लो जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। फिर उन्होंने अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है गार्डन तक, गार्डन में दूसरा आर्टिफिशियली स्प्रिंग बनाया है बादामी शेप में, वहां पर शो करता है कैसे पानी निकलता है, क्योंकि वहां जो पानी निकलता है वो 3-4 फीट की गहराई से निकलता है, वो उबलता हुआ दिखा है, पानी ठंडा ही है। सदियों से इतिहास का रुख बदलता गया, पर झेलम अपने प्राचीन नाम वितस्ता के साथ आज भी सृष्टि के प्रारंभ के साक्ष्य के रूप में अविरल बह रही है। ओमो गांव अनंतनाग के वेरीनाग में है। हालांकि वहां जाने से पहले हम उस जगह पहुंचे जिसे झेलम नदी का प्रमुख स्रोत माना जाता है, वेरीनाग स्प्रिंग। झेलम कहिए, वितस्ता कहिए, यहीं से स्रोत है उसका। और ये कितना अद्भुत है कि आपको ये पूरा जो जल स्रोत है, जो स्प्रिंग है, वो आपको बिल्कुल शांत दिखेगा, लेकिन इसके ठीक बीचों बीच वो जगह है जहां से धरती से फूट रहा है जल। और अब अगर आगे बढ़िए, यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल नीला जल है, और यहां पर जैसे ही आगे बढ़ेगा ये चैनल में आपको रंग परिवर्तित होता हुआ दिख जाएगा उसका। अभी तक जो आपको नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, वो अब आपको बिल्कुल नीचे तक सारी चीजें यहां पर नजर आएंगी। और इसमें और आगे बढ़ते हुए जब आप देखते हैं तो धार बहुत अधिक तेज हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि किसी पहाड़ से ये नदी उतर रही हो, जबकि अगर आप लेवल देखिए तो पूरा का पूरा लेवल एक ही है, एक ही स्तर पर ये सब कुछ जा रहा है। लेकिन यहां पर अचानक इतनी तेज धार ये नदी पकड़ती है कि विश्वास नहीं होता, और अकल्पनीय देखने में पहली ही नजर में आपको लग जाएगा। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक जल में सब कुछ साफ साफ स्पष्ट नजर आएगा, नीचे के पत्थर हों या तैरती हुई मछलियां। भारत के पहले इतिहासकार माने गए कलहन की राज तरंगिनी में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कश्मीर का क्षेत्र कभी एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। महर्षि कश्यप, जिनके नाम पर राज्य का नाम कश्मीर पड़ा, इसके अनुसार उन्होंने ही पहाड़ों के बीच से जल के निकास को संभव किया, और उसके बाद ही कश्मीर में लोगों ने बसना शुरू किया। कश्मीर जो प्राचीन काल में सतीसर था, सतीसर में जब जलोदभव राक्षस ने उत्पात मचाया और जो नाग जाति और जो लोग थे उन पर प्रताड़नाएं, अत्याचार, और वो बेचारे क्या करते, उनका जो उस समय का नेता था वो नील था, और वो उसके पास गए, और नील बेटा था कश्यप ऋषि का। कनखल में उस समय कश्यप ऋषि जो तीर्थाटन कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वो वहां थे। तो कश्मीर से नाग लोगों का बहुत बड़ा डेलीगेशन नीलनाग के नेतृत्व में कनखल पहुंचता है। कनखल में कश्यप ऋषि से फरियाद की जाती है कि अत्याचार है। वराह मूल के पास जो लाघव ये होता है, लांगल यानी हल, उससे विष्णु ने अनंत को आदेश दिया कि वहां वराह मूल में पहाड़ काटो। तो ऐसे में जब लोग बसाए गए, रिहेबिलिटेट किए, पुनर्वास हुआ, अब पुनर्वास करेंगे तो पानी फिर चाहिए आपको, तो ऐसे में क्या करें? तो कश्यप ऋषि ने तपस्या की, माता तो वितस्ता की, वो फिर निकली। जैसे मैंने कहा कि हाँ मैं कितना निकलूं, तो फिर शिव ने कहा कि अगर मैं निकल पड़ी तो ये तो फिर डूब जाएगा आपका, जिसे आप कश्मीर आप कहते हो सतीसर, ये तो फिर सतीसर बनेगा। फिर वो अपने त्रिशूल से उसको बताते हैं कि वेतसी भर, वेतसी जितना, यानी उंगली से लेकर अंगूठे तक। अलग अलग राजवंशों की सत्ता के बाद वो दौर भी आया जब कश्मीर में मुगलों का शासन हुआ। अनंतनाग का ये इलाका उस दौर में इस्लामाबाद के नाम से भी पुकारा गया। हालांकि आज प्राचीन नाम ही प्रचलन में है। अनंतनाग के वेरीनाग में झेलम नदी के स्रोत पर ये जो अष्टकोणीय कुंड आप देख रहे हैं, इसका निर्माण उसी दौर में हुआ था। इसका पुराना नाम जो था वो वारनाग था, यानी बड़ा झरना। फिर आहिस्ता आहिस्ता वार वेरी में तब्दील हुआ, वेरी नाग नाम पड़ा। वेरी का मतलब है अच्छा, और नाग का मतलब है झरना, अच्छा झरना। जो जो गर्मी बढ़ती है पानी ठंडा रहता है,
जब यहाँ स्नोफॉल होता है, पानी गर्म रहता है, बर्फ इसके अंदर पिघल जाता है। हमारे मन में इस जगह को लेकर कई सवाल थे। वो झेलम जिसे कश्मीर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, वो जहां से जन्म लेती है, वो स्थान इतना शांत कैसे? बिल्कुल शांत कुंड से नहर कटते ही ये रफ्तार कहां से आ जाती है? गहरे नीले हरे रंग का ऐसा स्वरूप कुंड में दिखता है, पर आगे जाते ही ये बेरंग क्यों है? ये पानी इधर कैसे आ रहा है और यहाँ पर ऐसे इतने बुलबुले क्यों? ये जो आपने अंदर का स्प्रिंग आपने देखा है, सोर सिल्वर झेलम, वहां से पानी जो है वो जमीन के अंदर से 400 गैलन जो बर सेकंड पानी निकलता है, वो डीप होने की वजह से वहां पानी नहीं दिखाई देता है। और उसमें जो कंट्रोल लगा है, तवा जो रखा है, उससे सुराखों में जो पानी निकलता है वो फ्लो नहीं करता है, क्योंकि डीप होने की वजह से वो पानी ही दिखाई नहीं देता है। बाहर से पानी की पता लगता है, तो यहाँ से जो पानी निकलता है वो फ्लो नहीं करता है, क्योंकि 54 फीट डीप है और कंट्रोल है पानी में। बाहर से पानी की पता लगता है। इसमें 3 हिस्से जाते हैं बाहर में, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर लाइन में। तो वाटरफॉल पर 3 कनाल मिलते हैं, वहां से अलाउड रखा है इसकी फिशिंग वायलेशन। जहांगीर की ख्वाहिश थी कि स्प्रिंग की शक्ल जो है ये आकाशी कलर में होना चाहिए। इसके सेंटर में तवा रखा है, प्लेट, उसमें सुराख लगे, सुराख से 400 गैलन निकलते हैं। कभी ओवरफ्लो बारिश से नहीं जाता, न फाड़ आता, न गंदा जाता। उस तवे में ये कारीगरी और फन है जो हरा दिखाई देता है, लेकिन असल में पानी शुद्ध है, पीने वाला पानी।